गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स इशिता पाल फ्रॉम जस्टिस फॉर सोसाइटी। सो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट जो बारे में है सब कुछ वो कहाँ पे लिखा है। इंडियन बेयर एक्ट में एक बेयर एक्ट होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहाँ पे इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड होता है, ये पूरा का पूरा होल इंडिया पे एक्सटेंड होता है, पूरा का पूरा होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये कब से स्टार्ट हुआ, कब से कमेंसमेंट हुआ, 1st day of September 1872 से ये चालू हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट को जानने के लिए पहले बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हम लोगों को जानना होगा। बेसिकली फर्स्ट आता है ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर मीन्स प्रपोजल, जो सेक्शन 2 सब क्लॉज ए पे लिखा है इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसमें क्या लिखा है? when one person signifies his willingness to another, जब एक पर्सन अपना जो इच्छा है वो जब दूसरे को बताता है, विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि तुम ये करो और तुम ये मत करो, ठीक है, विद अ व्यू, उसका एक व्यू रहता है बेसिकली कि जो दूसरे व्यक्ति को वो बोल रहा है कि तुम ये करो और मत करो, वो अपना सम्मति दे दे, with a view to obtaining the assent of that other person either to do such act or abstinence, कि वो मान जाए कि हाँ मैं करूँगी और हाँ मैं ये नहीं करूँगी। तो ये जो पहले वाले व्यक्ति ने अपना जो विलिंगनेस का जो एक्सप्रेस किया उसको हम बोलेंगे ऑफर, और इसका एक दूसरा भी नाम है, उसको हम प्रपोजल भी बोल सकते हैं। तो ये लिखा है सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए पे लिखा है ऑफर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देन आता है एक्सेप्टेंस। एक ऑफर जब आया उसके बाद क्या आएगा? बेसिकली जब एक पर्सन दूसरे किसी पर्सन को कोई ऑफर करता है तो दूसरे पर्सन क्या करता है, अगर उसके पास दो ऑप्शन होता है, अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर रिजेक्ट करना चाहता है तो वो रिजेक्ट कर देगा। सो बेसिकली देयर आर टू ऑप्शंस, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। सो हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस को लेके पढ़ेंगे। सो हमारा जो सेकेंड टर्म है वो है एक्सेप्टेंस, जो कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2 पहले वाला ए पे लिखा था, तो ये लिखा होगा बी पे, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी of Indian Contract Act 1872। and basically acceptance किसको बोलते हैं? when one person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, जब वो अपना सम्मति दे देता है उस proposal पे जो उसके लिए बनाया गया था, तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये accepted हो गया है, हाँ ये offered accepted है, और इसको हम एक्चुअल लैंग्वेज में एक्सेप्टेंस बोलेंगे। देन आता है प्रॉमिस। व्हाट इज प्रॉमिस? जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये अब एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हुआ। प्रॉमिस का जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा वो कहाँ पे लिखा है? वो भी लिखा है सेक्शन 2 सब क्लॉज बी पे। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, जब एक प्रपोजल और एक ऑफर एक्सेप्ट होता है तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये ऑफर और प्रपोजल अब प्रॉमिस में कन्वर्ट हो चुका है। देन आता है अब जो एक प्रॉमिस बन गया है, यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक पार्टी था उसने वो ऑफर बनाया था, उसको हम बोलेंगे प्रॉमिसर, और दूसरा पार्टी ने क्या किया, वो ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉमिसी। बेसिकली ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2 सब क्लॉज सी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देन आता है कि ए एंड बी ने ए ने ऑफर किया था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, सो अब ये बन गया प्रॉमिस, ए बन गया प्रॉमिसर, बी बन गया प्रॉमिसी। अब इसमें कुछ देना लेना भी तो होगा, लाइक ए कुछ देगा, बी कुछ देगा ए को, ए कुछ देगा बी को, बी कुछ देगा ए को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन अमाउंट। अब कंसिडरेशन अमाउंट भी हो सकता है या उसके अलावा कुछ चीज़ भी हो सकता है।
Okay, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, कि वो बोल देता है कि हाँ, मतलब जब प्रॉमिसर के चाहने पर प्रॉमिसी ने पास्ट में कुछ काम किया था या कुछ काम करने से रुक गया था, तो हम बोलेंगे उसको कंसिडरेशन। इसको हम बोलेंगे पास्ट कंसिडरेशन, बिकॉज प्रॉमिसी ने पास्ट में किया था और करने से रुक गया था या करने से रुक गया था। ओके, देन जो लाइन है उस पे आते हैं, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कि वो प्रेजेंट में कुछ कर रहा है या कुछ करने से रुक रहा है, रुक गया। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंसिडरेशन। और ही प्रोमिसेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि वो इन फ्यूचर कुछ काम नहीं करेगा और वो इन फ्यूचर कुछ काम करेगा, तो इसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। और इसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्वो। क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्वो, मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ओके, तो ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2 सब क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, देन आता है एग्रीमेंट। कंसिडरेशन हो गया, तो अब ये जब प्रॉमिस था, अब ये प्रॉमिस कन्वर्ट होगा एग्रीमेंट में। दैट मीन्स प्रॉमिस जब कंसिडरेशन के साथ मिल जाता है तब वो बनता है एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2 सब क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other is called acceptance। जब एक प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं एग्रीमेंट। ओके, सो इसके बाद आता है हमारा जो मेन पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उनको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये लिखा है सेक्शन 2 सब क्लॉज एच पे। एंड जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उसको हम बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है ना? जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाए, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उनको हम बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2 सब क्लॉज जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, सो देन आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? Voidable contract means an agreement is a voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other or others। That means voidable contract means पहले तो ये valid था, बाद में void हो गया। ओके, एंड ये लिखा है सेक्शन 2 सब क्लॉज आई पे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देन आता है हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। तो इसको हम बोलेंगे void contract। ओके, सो अब आता है दूसरा हमारा मेन पॉइंट, all contracts are agreements but all agreements are not contracts। Why? इसको हम पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, क्योंकि एग्रीमेंट 2 टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं। एक होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक होता है नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, एंड जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि लाइक जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट भी होते हैं, बट जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं वो एग्रीमेंट को तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल पाएंगे। दैट मीन्स ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सब एग्रीमेंट्स के पास कॉन्ट्रैक्ट होने का जो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है वो नहीं मौजूद होते हैं। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पास सब कुछ मौजूद होता है टू बी अ एग्रीमेंट, टू बी एन एग्रीमेंट। इसलिए हम बोलते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके,
सो देन हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सो आफ्टर दैट एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होता है। फर्स्ट कि हम लोगों को पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टीज का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक पार्टी अपने साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उसके लिए 2 पार्टीज होना मस्ट होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है देयर मस्ट बी 2 पार्टीज एटलीस्ट। ओके, एंड ये जो 2 पार्टी है ये नेचुरल पर्सन्स हो सकते हैं और पर्सन्स विथ लीगल एग्जिस्टेंस भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन्स मीन्स लिविंग पर्सन and persons with legal existence means like universities, universities, companies जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने का लीगल पावर होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज 2 पार्टीज। देन आता है मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। सो पहले देखना होगा कि वो जो 2 पार्टी आ रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उन दोनों के बीच में ये बात हुई है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन देम, कि ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का जो इंटेंशन है वो उन दोनों में होना चाहिए। और एक बात, एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर देयर। बेसिकली एक होता है सोशल एग्रीमेंट, एक होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड एक होता है कॉमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं बोला जाता। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं ओनली कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स। सो बेसिकली ये जो बोल रहे हैं कि पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में नहीं होता। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि हम लोग एक लीगल रिलेशन क्रिएट करेंगे। So only commercial agreements are there to create any legal relation with an intention to create a legal relation. Okay. So यहाँ पे एक केस लॉ आता है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, जहाँ पे एक हस्बैंड है, उन्होंने अपने वाइफ से वादा किया था कि वो एक मेंटेनेंस देगा अपने वाइफ को when he was in abroad. Then वो देने से भूल गया। After some months वाइफ ने क्या किया, उसके खिलाफ केस कर दिया, सू कर दिया उसको, वाइफ सूड हिम। देन ये जो केस है बेसिकली यहाँ पे वाइफ अपना जो पैसा है वो रिकवर नहीं कर पाएंगी, बिकॉज ये एक सोशल टाइप का एग्रीमेंट है, एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट है एंड विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन वाला एक ऐसा एग्रीमेंट है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला ही नहीं जाएगा और वो वाइफ जो है जिन्होंने केस दायर किया था अपने हस्बैंड के खिलाफ, वो ये पैसा क्लेम नहीं कर पाएंगी। देन आता है अदर फॉर्मेलिटीज लाइक कुछ जो एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली रिटर्न में ही बनेगा, ये किसी ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक LIC में एक जो बोलते हैं एक शर्त होता है कि LIC का सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था 2 पार्टीज, देन था टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, टू हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। देन आता है अदर फॉर्मेलिटीज। देन 4th नंबर पॉइंट है सर्टेनिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो सर्टेन होना चाहिए एंड वेग नहीं होना चाहिए, वेग और इनडिफाइन नहीं होना चाहिए। देन आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो परफॉर्म किया जा सके ऐसा कुछ चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। कुछ ऐसा चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसको हम लोग परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ओके, देन आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो डेफिनेशन था वो हमने पहले ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले। एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस अगर नहीं होगा तो एक एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और अगर एक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स में हम लोग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को भी एक पॉइंट के रूप में देंगे। ये था 6th पॉइंट। देन आता है फ्री कंसेंट। जो कंसेंट होगा दोनों पार्टीज का वो फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट कब आता है,
जब वो कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक से संबंधित नहीं होता, तब उस कंसेंट को हम बोलेंगे फ्री कंसेंट। एंड कंसेंट मीन्स कि हाँ, एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, उसको हम बोलेंगे फ्री कंसेंट। फिर आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल है। अगर वो एबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक कॉन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट्स, इनको बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल नहीं है, दे हैव नो एबिलिटी। insolvents and convicts are not competent to contract. ज़्यादा लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो दो पार्टीज में रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा कुछ सामान नहीं होना चाहिए जो लॉफुल नहीं है, जो अनलॉफुल है, लाइक ड्रग्स एंड अदर कुछ चीज़ें, वो नहीं होना चाहिए। वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, दैट मीन्स ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए जो पहले से ही वॉइड घोषित किया गया है बाय कोर्ट। ओके, सो 10 पॉइंट थे हमारे जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देन आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला जो भाग है वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन में पहला पॉइंट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है इन एन एक्सप्रेस मैनर, कि वो एक्सप्रेस करते हैं अपना जो विलिंगनेस है उसको विथ ओरल और रिटन मेथड। इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लाइक ए ने बोला कि बी तुम मेरा बाइक खरीदोगे फॉर 20,000 रुपीज़, तो ए ने क्या किया, यहाँ पे वो बोला, उसने बोला अपने ऑफर को उसने एक्सप्रेस किया बाय वर्ड्स, बाय स्पोकन वर्ड्स। सो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एंड बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई खरीदूंगा, तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देन आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बाय एक्शन, कुछ काम अगर किया जाता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टॉप्स द टैक्सी बाय वेविंग हिज हैंड, सो इसको हम बोलेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट मीन्स साइलेंस, दैट मीन्स साइलेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक वर्ड स्पोकन और रिटन के अलावा कुछ तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल एटीएम, और हम लोग बोल सकते हैं ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल में भी ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बाय फॉलिंग द हैमर, एंड एटीएम में भी हम लोग जब कार्ड पुश करते हैं तो वो एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन आता है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली लॉ के द्वारा बनाया गया है। एंड जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट है, वो है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ई कनेक्शन पे बनाया गया है, लाइक इंटरनेट पे बनाया गया है, तो उसको हम बोलेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट। देन आता है द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। फर्स्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उसको हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देन आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पहले तो वैलिड थे बट बाद में वॉइड हो गए हैं। पहले वैलिड थे और कुछ काम के लिए, और अगर लॉ ने उनको बैन कर दिया, लाइक प्लास्टिक बैग्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पहले वो वैलिड थे, पहले जब किया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड थे, बट पेमेंट के पहले क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया, तो अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, देन आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट? मतलब जो अनलॉफुल है। बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है ना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पनिशेबल है बट वॉइड एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो इन्फोर्सेबल था बट कुछ
कारण के वजह से इन्फोर्सेबल नहीं बन पाया, वो कारण क्या है, टेक्निकल रीजंस है, लाइक स्टैम्प ठीक से नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हुआ, या साइन नहीं है, इसको हम बोलेंगे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देन आता है एग्जीक्यूशन के बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उसको हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। इन कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑलरेडी हो गया है, लाइक कैश सेल, ए एंड बी था, ए था शॉपकीपर, बी था एक बायर। सो बी आया एंड बी ने बोला कि भैया मुझे वो चिप्स का पैकेट चाहिए। सो ए ने क्या किया, ए जो शॉपकीपर था उसने चिप्स का पैकेट दिया, बी ने 5 रुपये बैग से निकाल के दे दिए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, इसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, पार्टीज डिस्चार्ज हो गए। ओके, देन आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दोनों पार्टी अभी बाकी हैं अपने अपने ऑब्लिगेशंस निभाने के लिए, दोनों पार्टी के ऑब्लिगेशंस निभाना अभी बाकी है। पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी मीन्स कि एक पार्टी का काम हो गया है, एक पार्टी का ऑब्लिगेशन निभाना हो गया है एंड दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन निभाना भी बाकी है, तो उसको हम बोलेंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। जो लास्ट बेसिस है वो है लायबिलिटी। यहाँ पे 2 लायबिलिटी के बेसिस पे 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, एक है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट आते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट पे। व्हाट इज यूनी? यूनी मीन्स वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक व्यक्ति का ऑब्लिगेशन, एक व्यक्ति है, एक पार्टी को ऑब्लिगेशन निभाना होगा, दूसरी पार्टी को ऑब्लिगेशन निभाना ऑलरेडी हो चुका है। मतलब क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उससे पहले ही एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन निभा दिया, उसी के वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना है एंड नाउ सेकेंड पार्टी का जो ऑब्लिगेशन है उसको निभाना होगा, तो इसको हम बोलेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। देन आते हैं बायलैटरल पे, इसको क्या बोलते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बाय 2। सो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दोनों पार्टी को अपना ऑब्लिगेशन निभाना होगा, लाइक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम बोलेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट वो समाप्त होता है। थैंक यू।